नमस्कार। सभी कंपैरेटिव एग्जाम के सभी छात्र और छात्राओं को रामानंद क्लासेज में मैं रामानंद शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आपका जो साइंस में चैप्टर चल रहा था वो था परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आप पिछली वीडियो में आप बोरबेरी का नियम देख चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने का फार्मूला भी आप देख चुके हैं। कक्षकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, उपकक्षकों के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कौन से उपकक्ष में कितनी होगी, यह भी हमने आपको बताया। तो आज हम इलेक्ट्रॉन्स भरने के जो सिद्धांत प्रतिपादित हैं हमारे साइंस में यानी केमिस्ट्री में, उस सिद्धांत का पहला सिद्धांत हम देख रहे हैं और वो है ऑफ बाउ का सिद्धांत। ऑफ बाउ जर्मनी भाषा का शब्द है। ऑफ बाउ किस भाषा का शब्द है? जर्मनी भाषा का। और ऑफ बाउ का अर्थ होता है निर्माण होना। ऑफ बाउ का अर्थ होता है निर्माण होना। और कक्षकों का हम परमाणु में निर्माण करते हैं, तो यूं भी कह सकते हैं कि ये कक्षकों का निर्माण का नियम है। यानी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का किस तरीके से भरा जाएगा, ये सिद्धांत बताता है। तो ये सिद्धांत क्या इंगित करता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का भरना। अब इस सिद्धांत के अनुसार तटस्थ अवस्था में जो है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। यानी पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में भरा जाएगा और उसके बाद तो पहले इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा निम्न ऊर्जा स्तर में, उसके बाद उससे उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। इन ऊर्जा स्तरों का क्रम और एक टेबल मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे निम्न ऊर्जा स्तर 1s1 होता है और ये 2s ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर वाला होता है। इससे अधिक जो है 2p ऊर्जा स्तर वाला होता है और 2p जो कम होता है
वो 3s से कम होता है और 3s से कम 3s से कम 3p ऊर्जा स्तर होता है और 3p से कम 4s ऊर्जा स्तर होता है और इससे कम 3d ऊर्जा स्तर होता है। इससे और भी कम 4p ऊर्जा स्तर होता है। इससे और कम 5s ऊर्जा स्तर होता है। इससे कम आपका 4d ऊर्जा स्तर होता है। इससे कम आपका 5p ऊर्जा स्तर होता है और इससे कम जो ऊर्जा स्तर पाया जाता है वो 6s ऊर्जा स्तर पाया जाता है। इससे कम फिर 4f ऊर्जा स्तर होता है। इससे कम फिर आपका 5d ऊर्जा स्तर होता है और इससे कम फिर आपका 6p ऊर्जा स्तर होता है और इससे और भी कम आपका 7s ऊर्जा स्तर होता है। तो इस प्रकार ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन्स का एक निश्चित क्रम जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉन भरने का ऑफबाउ ने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत को सही तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक टेबल बना रहा हूं जो आप याद कर सकते हैं और उसके आधार पर आपको इलेक्ट्रॉन्स को भरना होगा। तो सबसे पहले मैं 1s, उसके नीचे फिर ले रहा हूं 2s, उससे और नीचे 3s, उससे और नीचे 4s, उससे और नीचे 5s और उससे और नीचे 6s और उससे और नीचे 7s और उससे और नीचे 8s। मैंने ये आपको जमा दिया। आई होप आपको स्क्रीन पर ये जो है दिख रहा होगा। तो 5s तक यदि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर तो मैं इसे इधर लेकर के चल रहा हूं कि 5s के बाद आपका 6s आएगा और उसके बाद 7s और उसके बाद अंतिम 8s। अब ये पहला यानी सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में 1s में इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाएगा। इसके बाद आप 2s में इलेक्ट्रॉन्स का निवेश कराएंगे, लेकिन जैसे ही आप ये फर्स्ट कक्षक में हो गया, ये सेकंड कक्षक में हो गया, लेकिन जैसे ही हम तीसरे कक्ष की ओर चलते हैं तो आपके 2s के सामने 2p आता है। अब इलेक्ट्रॉन्स पहले 2p में भरा जाएगा, उसके बाद 3s में भरा जाएगा। अब 2p के बाद किसका ले लेते हैं हम? 3p।
3p। अब देखिए इसके बाद 4p, तो मैंने 4p लिख दिया। इसके बाद जो ऊर्जा स्तर आएगा वो 5p आएगा। उसके बाद जो स्तर आएगा आपका 6p आएगा। उसके बाद जो आपका ऊर्जा स्तर आएगा वो 7p आएगा। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं कि पहले कक्ष में को भरते समय 1s में ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। उसके बाद यदि आपको इलेक्ट्रॉन्स भरना है तो आपको 2s कक्ष में भरना होगा। इसके बाद आगे अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो वो पहले 2p कक्ष में भरे जाएंगे और उसके बाद 3s में प्रवेश करेंगे। लेकिन आगे की बात अगर हम करें तो पहले 3p में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को आप 4s कक्षक में भरेंगे। अब देखिए इसके बाद आपका जो आता है वो 5वां कक्षक आता है और उस कक्षक में आपका देखिए 1 2 तीसरे कक्ष में p उपकोष शुरू हो गया था और ये आपके 4 तक चला। लेकिन 5 में जब उपकोष में आप आएंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन 3d कक्ष में जाएगा। कौन से कक्ष में जाएगा? 3d में। उसके बाद आपका 4d में प्रवेश करेगा और उसके बाद फिर आपका 5d में प्रवेश करेगा और उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन 6d में प्रवेश करेगा, यानी आपका 6d में जाएगा। अब देखिए आपने देखा होगा, गौर करें कि पहले के बाद तीसरे कक्ष में p उपकोष का प्रयोग किया गया है और 5 में जो इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं तो वो 3d में जाएगा, उसके बाद 4p में आएगा और उसके बाद ही आपका 5s में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। तो 5वें कक्ष में आपका d उपकक्ष भी इलेक्ट्रॉन भरने के लिए तैयार हो जाता है। अब देखिए छठे कक्ष की हम बात करते हैं। तो छठे कक्ष में आपके पहले 4d में इलेक्ट्रॉन्स आएगा, उसके बाद 5p में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, उसके बाद 6s में इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6s में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यानी कि ये कौन सा कोष हो गया आपका? 6 कोष। तो 5 तक का आपको बोर्ड पर अच्छी तरीके से दिख रहा है। अब मैं छठे के बाद 7वें कक्षक का इधर थोड़ा सा आपको प्रदर्शन कर रहा हूं, क्योंकि यहां आपको 5 तक ही शायद बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो 5 तक का तो आपने देख लिया। तो 5 के बाद मैं यहां लिख रहा हूं 6। अब 6 कक्ष के लिए
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके कैसे आएंगे, यानी यहां आपको 3D तक आ गया और 3D के बाद ये 3D जमा दिया मैंने, तो 3D के बाद आएगा आपका 4D और 4D से नीचे आएगा आपका 5D और 5D से नीचे आपका इलेक्ट्रॉन भरने में आएगा 6D। अब इससे पहले P कक्ष थे, तो P कक्ष में हमने 4P तक हम भर चुके हैं। कितने P तक भर चुके हो आप? 4P तक। तो यहां आपका अब जो आएगा वो 5P आएगा और उसके बाद आपका 6P में इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद आपका 7P में इलेक्ट्रॉन्स भरा जाएगा। आई होप यहां तक के आप क्रम देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपका S कक्ष जो चल रहा था वो हम 5D तक पूरा कर चुके हैं। तो यहां अब किसका नंबर है? आपका 5 के बाद 6S का नंबर है और उसके बाद आपका 7S आता है और उसके बाद आपका 8S आता है। अब देखिए 5 तक आपके डी के चालू हो चुके थे, लेकिन छठे में आप पहले 4D में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, इसके बाद आप 5P में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे और उसके बाद आपके 6P में इलेक्ट्रॉन्स का क्रम हो जाएगा। और इससे पहले आपका 4D था। अब ये कौन सा हो गया? आपका छठा। अब 7वें की ओर यदि आप मूव करते हैं तो देखिए पहले S के बाद P का नंबर आया था तीसरे कक्ष में और तीसरे के बाद 5 कक्ष में आपका D का नंबर आया था, यानी कि अब 7वें कक्ष में आपका F उपकोष भी कार्य में आएगा। तो यहां हम 4D तक भर चुके हैं। यहां हम किस तक भर चुके हैं? 4D तक। तो इसके बाद नंबर आता है D कक्षक का 5D। अब 5D से पहले 4S उपकक्ष में 4F उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन्स भरा जाएगा, उसके बाद 6P में आएगा, उसके बाद आपका 7S में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो F कक्षक की स्टार्टिंग कहां हुई? 7वें कक्षक में। इसके बाद देखें आप कि 8वां जो अंतिम ऑफ-बाउ के नियम अनुसार है, तो 4F के बाद जो नंबर आता है वो 5F का आता है। 5F इलेक्ट्रॉन के बाद फिर इलेक्ट्रॉन 6D कक्ष में प्रवेश करेगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 7P में भरा जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम 8S कक्ष में भर दिया जाएगा। तो इसको एक सिस्टम से आप जमा करके और ज्ञात करेंगे। तो मैं आपको इनके 3 एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। जैसे आपको दे दिया सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो देखिए 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पहले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे 1s में,
तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं हमारे s उपकक्ष में, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर दिए। अब उसके बाद क्रम उच्च ऊर्जा स्तर का क्या आएगा, 2s, तो 2s। अब s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए हमने तो s2 भर दिया। अब 2 और 2 4, अभी आपके 7 इलेक्ट्रॉन भरना बाकी है, तो हम पहले किस में जाएंगे, 2p में, यानी कि 2p, और p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं 6। तो अब तक आप 10 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं। अब जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो देखिए आप 2p के बाद कौन से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, 3s1, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब मैं एक सरल सा उदाहरण ले रहा हूं, 7n यानी नाइट्रोजन। अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं, तो पहले किस में भरेंगे, 1s में। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसके बाद 2s उच्च ऊर्जा स्तर में आएंगे, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब बचे कितने आपके, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, 2p ऊर्जा स्तर में, तो 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। अंतिम एक उदाहरण से आप और भी बेटर समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन का ले लेते हैं हम 8O, तो 8 इलेक्ट्रॉन आपको भरने। अब देखिए क्रम तो वही है कि पहले 1s में आएगा, तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर उससे उच्च ऊर्जा स्तर में 2s में चला जाएगा। अब आपके 4 आ चुके हैं, अब 2p का नंबर आएगा और बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2p कक्ष में, उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए जाएंगे। इस प्रकार ऑफ-बाउ का सिद्धांत के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। अब जो अगला नियम आता है ऑफ-बाउ के सिद्धांत के पश्चात, उस पर हम मूव करते हैं। अब हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम आता है। तो अब जिस नियम की बात करने जा रहे हैं वो है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। इस नियम के अनुसार एक ही कक्ष के इलेक्ट्रॉन का युग्मक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस उपकोष में सभी इलेक्ट्रॉन एक एक करके ना आ जाए। यानी एक ही कक्ष के, एक ही कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन है के इलेक्ट्रॉन, हुंड का नियम कहता है कि एक ही कक्ष के इलेक्ट्रॉन का युग्मन यानी जोड़ा, युग्मन जो है वो तब तक नहीं हो सकता, वो तब तक निर्मित नहीं हो सकता जब तक कि उस के उपकोष में सभी इलेक्ट्रॉन एक एक करके ना आ जाए। तो
तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सभी इलेक्ट्रॉन एक एक करके उपकोष में न चले जाएं, उपकोष में न चले जाएं। इस दशा में, इस स्थिति में चक्रण बहुलकता और स्थायित्व अधिकतम होता है। इस नियम की विशेषता क्या है कि इस दशा में चक्रण, जो इलेक्ट्रॉन्स का चक्रीय क्रम है, चक्रण बहुलकता अथवा स्थायित्व, वो अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। ये इस नियम की विशेषता है। लेकिन ऊर्जा स्तर निम्न होता है, ऊर्जा स्तर निम्न होता है। अब अगर हम बात करें तो अगला हमारा पॉइंटिंग होगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। किनको आप संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे और किनको आप कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। लेकिन बाह्यतम कोश से पहले आंतरिक कक्षा में, आंतरिक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उपस्थित इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। उन इलेक्ट्रॉनों को आप क्या कहेंगे? आंतरिक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन। तो इसका मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान लेता हूं कि मैग्नीशियम 12, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे कक्ष में जो बाहरी कक्ष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मुक्त रूप से घूमते रहेंगे। तो बाह्यतम कोश में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और जो आंतरिक कोश में है, आपके पहले और दूसरे कोश में जो इलेक्ट्रॉन है 8 और 2, वो आपके कोर इलेक्ट्रॉन होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब संयोजकता की परिभाषा की बात करते हैं। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता
कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो यहां अगर हम इसमें वैलेंसी देखें तो इसकी संयोजकता आपकी 2 होगी। अब यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में 1 है, 2 है, 3 है, तो उस स्थिति में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वही उस परमाणु की संयोजकता होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यदि 4 से अधिक है या 4 के बराबर है तो उस तत्व की या उस परमाणु की संयोजकता आप निकालेंगे 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका मैं अभी बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा। तो देखिए, बात करते हैं हम 2 तत्वों की, एक तो सोडियम और एक क्लोरीयम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना होता है? 11। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अगर निर्धारण करें तो 2, 8 और 1। और ये अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है तो वही उसकी संयोजकता होगी। तो ये आपका नाभिक है और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पहले कक्ष में है और दूसरे कक्ष में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन घूर्णन कर रहा है वो 1 इलेक्ट्रॉन घूर्णन करता है, यानी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके और उदासीन अणु बना लेगा। तो त्याग सकता है, दे सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता सोडियम की +1 होगी। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में के परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो पहले प्रोटॉन और नाभिक यानी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन है। अब तीसरे कक्ष में आपके 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जिनका मान 4 से बड़ा है। तो इसकी संयोजकता निर्धारण करने के लिए 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 1। लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के और अपना अष्टक पूरा कर लेगा और सोडियम के साथ, तो इसकी क्लोरीन की संयोजकता -1 हो गई। अब जब ये दोनों मिलेंगे सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों का जब रासायनिक संयोग होगा तो सोडियम क्लोराइड का एक अणु बनेगा उदासीन। आई होप यहां तक आप A to Z स्थिति को समझ चुके होंगे। अब इसके बाद जो आता है वो परमाणु संरचना से संबंधित पॉइंटों का
आगे मूव करते हैं, सबसे पहली चीज आती है क्वांटम संख्याएं। आपको समझना क्या है? क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्याएं 4 संख्याओं का समूह होता है। क्वांटम संख्याएं कितनी संख्याओं का समूह होता है? 4 संख्याओं का समूह। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो पहली चीज जो क्वांटम संख्या प्रदर्शन करती है वो स्थिति व ऊर्जा का प्रदर्शन होता है। यानी स्थिति का पता चलता है इलेक्ट्रॉन्स की का, और इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा का पता चलता है। यानी कक्षक संख्या और कोश के बारे में इसका पता चलता है। कक्षक संख्या और कोश के बारे में क्वांटम संख्या हमें नॉलेज कराती है परमाणु के बारे में। दूसरा, क्वांटम संख्या की सहायता से उपकोशों का निर्धारण होता है। दूसरा जो हमें नॉलेज मिलती है वो उपकोशों की नॉलेज मिलती है। तीसरी जो नॉलेज आपको क्वांटम संख्याओं के आधार पर होती है वो अभिविन्यास की होती है। किसकी होती है? अभिविन्यास। और अभिविन्यास जो है उपकोश के ऑर्बिटल को बताता है। ऑर्बिटल का पता चलाता है। चौथा जो हमें क्वांटम संख्याओं से पता चलता है वो इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण की दिशा का पता चलता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा का बोध होता है। अब बात करें मुख्य क्वांटम संख्या की। मुख्य क्वांटम संख्या आपकी धनात्मक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। और ये आपकी 1 2 3 डॉट 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 हो सकती है। इससे कक्षक के आकार और ऊर्जा का निर्धारण किया जा सकता है। इससे कक्षक के आकार और ऊर्जा का निर्धारण किया जा सकता है। तो मुख्य क्वांटम संख्याएं धनात्मक होती हैं। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। कक्षक के आकार और ऊर्जा का निर्धारण इसके द्वारा होता है। और जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा स्तर का भी मान बढ़ता है। तो ये परमाणु संरचना से संबंधित हमारे महत्वपूर्ण तथ्य थे।
इसके बाद आगे मूव करते हैं हम, तो आगे हम जो देखेंगे क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या के बाद आप जो देख रहे हैं वो है आपकी द्विघ्वंसी क्वांटम संख्या या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं, या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग या उपकोश, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग और या उपकोश का इससे पता चलता है। और एक ये जो है कक्षकों की त्रिविमीय आकार को भी बताता है, कक्षकों के त्रिविमीय आकार की जानकारी भी देता है। अब यहां द्विघंसी क्वांटम संख्या L का मान 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। उपकोश आपके S, P, D, F इत्यादि हो सकते हैं। तो N जो है उसका मान, यानी प्रथम क्वांटम संख्या के लिए L का मान 0 होगा। तो मैं ये सूत्र बता चुका हूं 2 × 2L + 1। तो अब यहां 2 × 2 × 0 + 1, यानी कि आपका S कक्षक के लिए, उपकक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 आ चुकी है। अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं, यानी कि L बराबर 1 रखते हैं, तो आपके दूसरे उपकक्षक P में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 आ जाएगी। अगर आप L द्विघंसी क्वांटम संख्या 2 मान रखते हैं तो D कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 आ जाएगी। यदि आप 3 इसका मान रखते हैं तो F उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपकी 14 आ जाएगी। अब चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की बात करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविम अभिविन्यास अर्थात अंतराकाश में कक्षकों की दिशा की जानकारी जो क्वांटम संख्या देती है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। तो एक बार मैं लिख रहा हूं, सम
वन्य समवन्य अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास अथवा या अर्थात आपके अंतराकाश में कक्षकों की दिशा, अंतराकाश में कक्षकों की दिशा किस संख्या के द्वारा प्राप्त की जा सकती है या उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है, वो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित करते हैं, जिसके मान की गणना 2l+1 से की जाती है। यदि l बराबर आप 0 लेंगे तो m बराबर आपका 0 आएगा, और यदि l बराबर आप 1 लेंगे तो m आपका +1, 0, -1, -0, +1 होगी चुंबकीय क्वांटम संख्या। यदि L2 बराबर 2 लेंगे तो -2, -1, -1, 0, +1, +2 5 क्वांटम संख्याएं होंगी चुंबकीय। ये 5D कक्षक के लिए आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अब परमाणु का संरचना का अंतिम महत्वपूर्ण पद देखने के बाद हम इस वीडियो का समापन करेंगे। तो अगला आगे मूव करते हैं पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्वांटम संख्याओं की अवधारणा के पश्चात ये कहा गया, जब क्वांटम संख्याओं की अवधारणा प्रस्तुत कर दी गई तो पाउली अपवर्जन के नियम अनुसार विभिन्न कक्षकों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी संख्या अपवर्जन सिद्धांत द्वारा निर्धारित होती है। अपवर्जन सिद्धांत द्वारा निर्धारित होती है, जिसे ऑस्ट्रेलिया के वोल्फगंग पाउली ने दिया था। ऑस्ट्रेलिया के
वाल्फगंग पाउली द्वारा दिया गया। इनके अनुसार दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यदि दो इलेक्ट्रॉन हैं तो इनकी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। फिर इन्होंने ये कहा कि दो इलेक्ट्रॉन की तीन क्वांटम संख्या, दो इलेक्ट्रॉन की तीन क्वांटम संख्या आपकी NLM, माना कि NLM चक्रण क्वांटम संख्याओं से भिन्न होती है। चक्रण क्वांटम संख्याओं से भिन्न होती है और इसे 2n² सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो परमाणु संरचना की मैंने आपको 3 वीडियोज में सारे कंपटीशनों में पूछे जाने वाले प्रश्नों को इसमें समेट करके रख दिया, जहां आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और आपको क्वेश्चनों की जो है महत्वपूर्ण सीरीज भी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे चाहे वो टेक्निकल स्टूडेंट हो या रीट एंड सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का स्टूडेंट हो या एसएससी या बैंकिंग का स्टूडेंट हो या अदर कंपैरेटिव एग्जाम का स्टूडेंट हो, यहाँ क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको एक उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी जो आपके विकास में सहायक होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अंदाज में। धन्यवाद।